नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर। प्रणाम सर, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। वॉर कम्स, हाँ सर, मतलब आती रहती है, लड़ाइयाँ आती रहती हैं। ओवरऑल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो अमेरिका इज़राइल का बैटल प्लान है ईरान के अगेंस्ट में, हाउ डू यू काइंड ऑफ आप उसको कैसे एनालाइज़ करेंगे सर? देखो, उसका जो प्लान है, एक तो दोनों के प्लान्स अलग हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। ठीक है, जो मतलब ऐसा है, सब कहानियां लोग बोलते रहेंगे। जो इजराइल का प्लान है, उनका जो एक होता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। सो जो इजराइलीज का पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, वो था एक रजीम को हटाना। बिकॉज वो जो रजीम थी, पिछले 50 साल के अंदर उनका एक मिशन रहा, वी विल डिस्ट्रॉय यूएस। क्या है? डेथ टू यूएस, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। अब वो अमेरिका को डेथ तो नहीं दे सकते, बट डेथ टू इसराइल का पूरा उनका काम चल रहा था। कहीं हूथी, हमास, हिजबुल्ला और किस्म किस्म के टेरर वाले लोग उनका इस्तेमाल करके वो अपना इसराइल के पीछे पड़े हुए थे। और जबकि स्ट्रेंज है, क्योंकि ये शिया देश है, नियरली ये 70-80% शिया है यहाँ पर। शिया का टॉप लीडर है, और हमास जो कि एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, दैट्स ओके। मगर क्या हुआ, धीरे धीरे प्रॉक्सी वॉर तो चल रहा था, बट उनको लगा कि ये न्यूक्लियर वेपन हमारे पास हो जाएगा तो हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकेगा, और एक हम थ्रेट करके इसराइल के साथ में या बाकी गल्फ देश के साथ में हम लड़ाई कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। एसेंशियली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना आसान है, उसको इस्तेमाल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है आज के तरीके में। तो दैट वाज देयर सेकंड जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, वो न्यूक्लियर वेपन का हुआ। चलो, न्यूक्लियर वेपन भी ठीक था, मगर अब इन्होंने शुरू किया बैलिस्टिक मिसाइल्स का सिस्टम। सो ये तीन जो लेयर्स थे, ये सारे की सारी चीजें इसराइल पे तो टारगेटेड थे ही थे, बट ये जो बाकी वहां पे सुन्नी देश हैं, गल्फ देश हैं, सऊदी अरेबिया है। देखो, सऊदी अरेबिया एक बड़ा पुराना थोड़ा सा एक वीडियो है, अगर आपको कहीं मिले वो देखिए। उसमें जो उनका क्राउन प्रिंस है सुलेमान, सलमान, वो बड़े साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि ईरान का रिक्वायरमेंट है कि वो मक्का और मदीना को अपने काबू में कर ले। बस, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में ये सुन्नी अलग हो जाते हैं, शिया अलग हो जाते हैं, बाकी ठीक है, बट वो जो उनकी सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फल्क्रम है, वो सेम है। तो एक ये बात रही, और उसमें एक छोटी सी बड़ी बात है कि ईरान, जब आप एक रिलीजियस आइडियोलॉजिकल फल्क्रम में चले जाते हो और उसी में आपका देश चलता रहता है, और उसको आप एक वो फीडबैक लूप होता है, तो वो फीडबैक जो लूप है उनका वही है कि हम जो कर रहे हैं सही है, हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और ये आस-पास जितने भी देश हैं, देखो तेल सभी के पास में है, ईरान के पास भी उतना ही ज़्यादा तेल है जितना बाकियों के पास है। कतर, कुवैत, ओमान, क्या नाम है इसका, यूएई, सऊदी अरेबिया, पिछले 20 साल के अंदर उन्होंने एक चेंज किया अपने देश के अंदर। उन्होंने रियलाइज़ किया, यार ये धर्म के नाम पे सब कुछ नहीं हो सकता, हमको एक मॉडर्नाइज़ेशन भी चाहिए, और लेट्स स्टार्ट चेंजिंग ऑयल इकोनॉमी से एक दूसरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें कनेक्ट होना है। जैसे सिंगापुर था ना, या हांगकांग था, वैसे इनकी जो सिस्टम है वो बिल्कुल दुबई-शुबई इधर आनी शुरू हुई। इनफैक्ट सबसे पहले दुबई ने शुरू किया, उसके बाद में सऊदी अरेबिया और बाकियों ने फॉलो किया। तो ये भी एक इनको चिढ़ थी, यार ये तो देखो है तो मुसलमान, ये चल रहे हैं मॉडर्न, अब ये चल रहे हैं वेस्ट के साथ, और इनके यहाँ पे पूरी प्रोग्रेस है। और साथ ही में ईरान के ऊपर, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते थे और ये सब काम कर रहे थे, तो इनके ऊपर सैंक्शंस लग गए। तो सैंक्शन के साथ में जो इनकी इकोनॉमी है वो कंट्रोल हो गई, और यहाँ पे जो सारी चीज ईरान के अंदर है वो प्राइवेटली कम चलती है। मेजरली जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं वो आईआरजीसी, बसीज, और ये जो मौलवी हैं, क्लरिक्स हैं, यही सब पैसा कमाते हैं। एक आम आदमी कमाता है, काम करता है, बट वो उसको उतना पैसा नहीं मिलता। पूरी जो ऑयल की इकोनॉमी है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन देख लो आप, रियल एस्टेट देख लो आप, नॉर्मल बिजनेस देख लो, सब कुछ इन्हीं के पास में, आईआरजीसी के पास में। तो एक उनको ये भी एक जलन थी कि बाहर बाहर के जो सब देश हैं ठीक हो रहे हैं और हम रह गए। ये रह गया, आपको समझिए, इसराइल, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज। अगर हम माने ये सब के सब चाहते हैं कि ईरान
वो चेंज होना चाहिए। मैं कहता हूँ ईरान को मॉडर्न होना चाहिए थोड़ा सा, आज के जियोपॉलिटिकल के हिसाब से इकोनॉमी वगैरह जो है हटके ठीक से आनी चाहिए। चलो वो भले ही इज़राइल का प्रॉब्लम रहा हो और गल्फ कंट्रीज का प्रॉब्लम रहा हो, मगर जो मेरा मानना है और बहुत लोग मुझसे एग्री नहीं करते, इनका अमेरिका का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो देखो, इज़राइल के बारे में लोग बोलते हैं भाई इज़राइल कंट्रोल कर रहा है अमेरिका को, वो ये सब थोड़ी सी कहानी ज्यादा है, ठीक है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है कि अमेरिका पिछले 20 साल के अंदर या 25 साल में, और खास तौर से पिछले 15 साल में, चाइना को बहुत स्पेस निकल गया है। स्पेस कैसे निकल गया? उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हो गई है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, फ्यूचर रेयर अर्थ मटेरियल का है, जिसके ऊपर चाइना ने हर देश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में जो जो अमेरिका के साथ के देश थे, उन सभी जगह इनका लिंक चला गया। और सेम जहां जहां पे पहले अमेरिका पावरफुल था, जैसे पाकिस्तान था या और भी जगह थे, वहां पे उन्होंने अपनी बीआरआई के सिस्टम से वो रोड बनानी शुरू कर दी, सब कुछ किया, ताकि दो चीजों के लिए, इनकी पास में जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल हैं, वो बाहर देशों से आते रहे, और एनर्जी भी इनके पास आती रहे, और ये सब जो कंट्रोल है, सेमी कंडक्टर, चिप्स, मॉडर्न वॉर फाइटिंग ही नहीं है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, एआई है, इन सब के ऊपर इनका कंट्रोल रहे। और ये चाइना जो है धीरे धीरे पिछले 20-25 साल में सब काबू में कर रखा था उसने। अमेरिका के पास में एक वो सिस्टम था, वी आर नाउ और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री, और ईयू वगैरह सब मिल करके एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग इनका काम चला, जिसके अंदर इन्हें सडनली मालूम नहीं चला कि ये कहाँ चाइना आ गया और कहाँ चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस जो अमेरिका का था, टू रिक्लेम अपनी जो पूरी पावर है उसको रिक्लेम करना है, तो उसमें कई चीजें चली हैं धीरे धीरे पिछले 5-6 साल 10 साल में। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल वेनेजुएला, वेनेजुएला के इल्जाम लगाया नारकोटिक्स का। अब नारकोटिक्स वहां पे सबसे कम बनते हैं, वेनेजुएला, सॉरी क्या आते हैं आसपास, कोलंबिया सोलंबिया में बनते हैं। वहां तो वो गया नहीं, वहां के बंदे को हटाया, वहां के बंदे को इसलिए हटाया मदुरो को, बिकॉज नियरली पूरा का पूरा जो तेल है वेनेजुएला का, वो कहाँ जाता है? चाइना में। बंद कर दिया आपने, ठीक है। वहां पे उसने बोला कि मैं अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना कंट्रोल भी करूंगा। वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहां पे आप चाइना की कोई डील डूल नहीं हो सकती, ठीक है। हम जहां बताएंगे वहां करोगे। गलत है, आई एग्री, एवरीबडी शुड बी सॉवरेन नेशन, सबको अपना डिसीजन होता है। तो बट इन जियो पॉलिटिक्स एंड एज यू सेड, पॉलिटिक्स में कोई चीज फेयर, तो उन्होंने अपना वो स्टैब्लिश कर दिया। अब एक जो सबसे मेजर चीज थी, जो चाइना का नियरली 40-50% तेल है, एनर्जी है, ये जाता है यहाँ से, हॉर्मुज से, वो उन्होंने एक डिस्टर्ब किया है। तो जैसे जैसे जहां जहां पे वेनेजुएला उनके साथ में था, ईरान उनके साथ में था, हॉर्मुज को अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो उसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है, बाकी पूरी दुनिया का सब कुछ नुकसान है, ठीक है। गल्फ वालों का नुकसान है, इंडिया का है, सारे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनका नुकसान है। मगर जब ये सब चीजें चलती हैं, तो जब बड़े दो देश लड़ते हैं, तो ये जो छोटे मोटे दो देश होते हैं ना, उनके साथ में प्रॉब्लम होती है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग डायरेक्टली, आई थिंक इनका एक मेजर मिशन था, पॉलिटिकल मिशन, कि आप चाइना से अपनी जो स्पेस है वो सीट वापस लो, ठीक है। सो ये इनका काम चल रहा है, तो दिस इज एब्सोल्युटली, द, ठीक है। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आई हैव बीन आल्सो सेइंग दिस, ये एक पार्ट है उनकी जो लार्जर पॉलिसी है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना की। चाइना का इन्फ्लुएंस जहाँ जहाँ पर है उसके अंदर अगर आप देखेंगे, कलर रेवोल्यूशंस हुए, प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट चेंज हुई, चाइना के ऑयल को कहीं न कहीं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तब मिलिटरीली जब आप देखते हो इसको, जिस तरह से इन लोगों ने ये चीज़ को करा है, आपको इसमें एडवांटेजेस क्या दिखते हैं सर? गुड पॉइंट्स क्या दिखते हैं एज़ फार एज़ अमेरिका एंड इज़राइल इज़ कंसर्न्ड? और कई लोगों का भी क्रिटिसिज़्म है कि अमेरिका इज़राइल ने ईरान का जो रिस्पॉन्स था, उसको पूरी तरह से गेम नहीं करा था सर। वुड यू एग्री विद दैट सर? यार देखो, ऐसा है ना, जो एक पब्लिक स्टेटमेंट्स होते हैं कंट्री के, कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, हम डिकैपिटेट कर देंगे,
जो एक मैच्योर नेशन है, और तुम्हारे भी चैनल के ऊपर मैंने कई बार बोला है कि जब लड़ाई होती है ना, तो हर एक आदमी को मालूम है कि जब मैं पहला गोला फायर करूंगा तो दूसरा आदमी, कि आपको कितना भी उसको एंटिसिपेट कर लो, बट वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो आपको पता नहीं है। ठीक है। ये कहना कि अमेरिकन बेवकूफ हैं और इजरायलीज तो बिल्कुल ही निपटे हुए हैं, उनको नहीं मालूम था ये क्या हो जाएगा, आगे कैसे चलेगा, आई थिंक गलत होगा। वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, जो वो काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और सो इज ईरानियंस। ऐसा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिकन से बहुत स्मार्ट है, ईरानियंस भी अपनी लड़ाई की पूरी तजवीज बनाए, दोनों प्रोफेशनल फौजें हैं, उनकी सब लीडरशिप है, वो इनका यही काम करने का तरीका है। सबके तरीके अलग हैं, मगर मेन मुद्दा ये है कि हम ये लड़ाई कैसे लड़ें, कैसे जीतें, दोनों चाहेंगे। ये कहना कि वो अमेरिका गया है, उन्होंने बोला कि हम एक बॉम्ब डाल देंगे, 4 बॉम्ब डाल देंगे, वो सब खत्म हो जाएगा। अरे भाई, उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं, अफगानिस्तान में गए हुए हैं, इराक में गए, लिबिया में गए, सीरिया में वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। उनको पूरा पता है कि इस गेम का मतलब, दे आल्सो नो कि ये जो वेनेजुएला है और ईरान है, दोनों में अलग अलग फर्क है। ठीक है। तो लेट्स नॉट स्टार्ट ट्रीटिंग, बट वो ठीक है, देखो बोलना बड़ा अच्छा लगता है। फिर दूसरी बात एक और चीज आती है, आपको लोग बोलेंगे कि देखो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। भाई पब्लिक में स्टेटमेंट तो आप दोगे, आप पब्लिक में पूरी आके बैटल प्लान थोड़ी बताओगे, जिसके ऊपर आप चलोगे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरा हथियार वहां चल रहा है, मैं इस टाइम पर अटैक करूंगा, मेरी पूरी प्लान ऐसे है, ओ मैं फेल हो गया। ठीक है। तो जो जिन्होंने लड़ना नहीं है, जो आर्मचेयर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ये देखा नहीं है, किसी को घूसा भी नहीं मारा हो, आज वो आप आके आप खुशी बोलते चलाओ। और क्या है कि आपको लिखना आता है, बोलना आता है, तो आपको ये पता नहीं जमीन के ऊपर काम कैसे होता है। एवरीबडी, एनी मिलिट्री प्लानर, ठीक है। और देखो जब ये प्लानिंग भी होती है, हम लोग भी ऐसे प्लान करते हैं, 4 लोग जब प्लान करते हैं तो 4 में से चारों का अलग अलग मत होता है। ठीक है, अलग अलग ओपिनियन होती हैं, और हर एक आदमी की ओपिनियन उसकी एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। इवेंचुअली करेक्टिव डिसीजन होता है, और वो फिर कार्रवाई चलती है। आई थिंक आई जस्ट 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। इस जो यूएस और इसराइल का जो बैटल प्लान है, ठीक है, वो बड़ा एक क्लियर बैटल प्लान है। वो बोल रहे हैं रजीम चेंज, ठीक है, बट उनको ही मालूम है कि अच्छा, उन्होंने बोला भाई अयोध्या मर गया, जो बोलने वाले हैं, अब तो रजीम चेंज हो गई। अरे रजीम, वर्ड इज रजीम, रजीम इज नॉट इंडिविजुअल, regime is a entire network which controls a country। ठीक है। अगर मोनार्की एज रजीम है, तो जो राजा है, राजा का बेटा है, राजा के बेटे के वकील वो हैं, क्या आते हैं, वजीर हैं, उनके लोग जो उनको बताने वाले हैं, किंग है, उसके किंग के साथ में सेनापति है, जो पैसा देने वाले सेठ हैं, वो सब होते हैं। इसी तरह ईरान के अंदर भी एक रजीम है। रजीम के अंदर अयतुल्ला खुमैनी इज अ स्पिरिचुअल रिलीजियस हेड, ही इज अ सुप्रीम लीडर, मगर या उसका वर्ड इज फाइनल। ठीक है। बट एक उसके साथ में एक काउंसिल है, उसके साथ आईआरजीसी है, और ये ईरान ने अपने लोगों को काबू कैसे किया हुआ है, एक पूरा एक इकोसिस्टम है जिसे दबा के रखा हुआ है। और अगर ये सब चीजें पॉसिबल होती हैं, वो रजीम चेंज कर देना और उनको सही बिहेवियर पे ले आना, तो अब तक कई बार वहां पर कभी बार लेडीज ने अपने बाल काटे, कभी प्रोटेस्ट हुए स्ट्रीट के ऊपर, वो अपने लोगों को 1,000 नहीं, वो 1 लाख लोगों को मार देंगे, बरी करेंगे, उनको एक छोटा सा दर्द नहीं होगा। भाई जो कौम अपनी औरतों को, बच्चों को सड़क पे जाकर के पिटाई कर रही है, लोग सड़कों पे चल रहे हैं ये देखने की तुम्हारा बाल का एक तिनका बाहर सा आ गया है, अब तुमको है तुम्हारी तोड़ो तो पिटाई होगी। और जहां पे ये सब चीजें हैं, वहां पे रजीम का एक कंट्रोल बहुत ही, ये कहना कि लोग बड़े गुस्से से हैं वो भरे आएंगे बाहर, वो डेमोक्रेसी में हो सकता है, लोग गुस्से से भरे हैं और सड़क के ऊपर आ जाए, वहां पे ईरान में और ऐसे देशों में नहीं होता है। तो वो जो एक उनकी रजीम चेंज की जो पॉलिसी है, उनको पता था कि ये इतनी जल्दी होगा नहीं। सो आई जस्ट क्विकली इफ यू वांट, मैं आपको का जो एक मिलिट्री प्लान है, मैं उसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया जो मुझको समझ में आ रहा है। मिलिट्री प्लान में बड़ा एक चीज क्लियर था कि सबसे पहले कमांड कंट्रोल जो सेटअप होता है, उसको स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। तो कमांड कंट्रोल को कौन होते हैं कमांड कंट्रोल वाले? जो हेडक्वार्टर्स हैं, आर्मी, आईआरजीसी, पॉलिटिकल लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप, जिन्होंने आदेश पाड़ना है और
पहली स्ट्राइक में करना है, क्योंकि अगर आप पहली स्ट्राइक में नहीं करोगे तो ये सारे लोग छुप जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये पूरी ट्रैकिंग चल रही है। जब उनको ये मालूम चल गया कि खोमेनी जो है एक कोई मीटिंग लेने वाला है जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर होगा, जहाँ पे बड़े टॉप के जितने भी लीडरशिप होंगे, और उनको मालूम था कहाँ पे है, जब वो इकट्ठे होंगे तब हम मारेंगे। अब लोग कह रहे हैं उधर वो टॉक हो रही थी, वो तो टॉक सक्सेसफुल हो रही थी, वो तो मान गया था न्यूक्लियर वेपन के बारे में, मगर लोग ये नहीं देख रहे कि खमेनी ने एक दिन पहले ये बड़ा साफ साफ बोला था कि कोई न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम है रोल बैक नहीं, ठीक है। वो टॉक जो कर रहे हैं, ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, वो शुरू करके और ये इसके फिर 3 महीने के बाद में नहीं माने, ये तो पिछले 40 साल से चल रहा ड्रामा। तो एनीवे दे हैड टेकन अ कॉल, अमेरिकन हैड टेकन अ कॉल कि अब ये जो है लड़ाई लड़ेंगे, टॉक टूक चलती रहेगी और फिर देखा जाएगा। तो उन्होंने जब ये खबर आ गई तो उन्होंने पहला स्ट्राइक किया कमांड कंट्रोल सेंटर के ऊपर, और ये सारे जितने भी इनके लीडर्स थे उनको मार दिया। जो सेकंड अटैक होता है वो होता है एयर डिफेंस के सिस्टम पे, और ताकि जो वहां के पूरे एरिया के अंदर यूएस और इजरायली एयरफोर्स ठीक से ऑपरेट कर सके। सॉरी, द सेकंड इज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट्स हैं जितनी भी इनके पास थे, इन्होंने उसको डिग्रेड करने की कोशिश करी। जो मूव कर रहे थे, अबव थे, या जहां जहां पे टनल के अंदर को मालूम था उसके ऊपर, ये सारी चीजें लॉन्ग डिस्टेंस से हो रही है। तीसरा जो उनका काम था वो था एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देना। एयर डिफेंस के लिए रडार्स, इनके जहां पे एयर डिफेंस के लॉन्चर्स हैं, जहां वो इनकी कम्युनिकेशन ग्रिड होती है जिसके थ्रू एक ऑटोमेटेड सिस्टम से सारी लॉन्चर्स की कंट्रोल होती है। भाई रडार से एक खबर आई 4 जहाज आ रहे हैं, और फिर ये किसने किसको लॉक करना है, किसने किसको डिस्ट्रॉय करना है, वो कार्रवाई चलेगी। इससे क्या होगा कि जो इनकी एयरफोर्स है वो डीप आकर के जब भी कोई आदमी अपना मुंह हटाए आगे, और ये सैटेलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू इनको पता चलता है, ये तुरंत आकर के उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो एक इनका एक बड़ा एक मेजर मिशन एयर डिफेंस को निकालने का था। तीसरा था जो इनकी डिफेंस इंडस्ट्री है। चौथा, जो डिफेंस इंडस्ट्री जो बनाती है, फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस डिपोज हैं, जहां पे स्टोरेज साइट्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के, ड्रोन्स के, इन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए था, राइट। एंड देन वाज बहुत एक इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी हॉर्मोन्स के साथ में लगा हुआ इनका नेवल बेस। नेवल अब बेसिस। नेवल बेस, अब इस नेवल बेस को इसलिए डिस्ट्रॉय करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक हॉर्मोन्स का एक लेवरेज बनाया हुआ था ईरान ने कि अगर तुम मुझसे बदतमीजी करोगे तो मैं हॉर्मोन्स बंद कर दूंगा, और हॉर्मोन्स ट्रेड को बंद कर दूंगा। छोटा सा है वो, कोई 20-21 माइल है, यानी कि आप 20-21 माइल समझ लो, तो आपके पास 40 किलोमीटर का इलाका है, जिसमें से ईरान के वाटर के थ्रू इनबाउंड जो जहाज हैं वो जाते हैं, टैंकर्स, वो पूरे सऊदी सऊदी यूएई सब जगह का तेल इकट्ठा करके और फिर वापस आते हैं। तो जो ओमान का तट है उसके साथ में मिलता हुआ जो रास्ता है, वहां से निकल के वो आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए हो जाता है। तो भरा हुआ तेल ओमान के रास्ते सामने से आता है, और खाली टैंकर ईरान के रास्ते से जाते हैं। उन्होंने बोला कि भाई अब हम इसको बंद कर देंगे। अब बंद करने के लिए उनके पास में नेवी है, नेवी के साथ में एक वो मिजेट सबमरीन्स होती हैं जिसमें 2-3-4 लोग बैठते हैं, और वो बड़ी फास्ट पेस थोड़ा सा पानी के अंदर चलती है, उसके अंदर 2-3 टॉर्पेडो होते हैं, और वो एक किसी मर्चेंट वेसल को, अगर 2-3 ऐसे मर्चेंट वेसल जिसमें तेल भरा हो उसको आप उसमें गिरा देंगे, तो वो बड़ी नैरो है। एक्चुअली में क्या है कि सिर्फ कम से कम 20-25 मीटर से ऊपर आपको गहराई चाहिए होती है, जहां से ये सारे जहाज पास सकते हैं, निकल सकते हैं। तो वहां पे अगर वो उसको गिरा देंगे 3-4 ऐसे जहाज को, तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। इनके पास में एक फास्ट अटैक बोट्स हैं जिसके अंदर मिसाइल्स लगी हुई हैं, जिसके थ्रू वो बोट्स को या मर्चेंट शिप्स बड़ी बड़ी उनको हिट कर सकते हैं। फिर उनके पास ड्रोन्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और ये सारी चीजें उन्होंने प्लान करना बना के रखा था कि हमने हॉर्मुज के अंदर तेज आना है, राइट। तो ये इनका एक लेवरेज था कि तुम हमारे पास नहीं हो, और वरना क्या है, तो ये लेवरेज किसके कौन इसके पीछे आता, चाइना, इंडिया, सारे देश, जितने देशों के पास तेल यहाँ से जा रहा है,
सऊदी अरेबिया, इवन गल्फ वाले वो नहीं चाहेंगे ना इस हॉर्मुज जोन जो है, बिकॉज उनकी तेल की जो एक्सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी, सारी तेल पे चलने वाली इकोनॉमीज है। तो ये इनका एक सिस्टम था। सो जो एक लास्ट जो इनकी फोकस थी अमेरिकन और इजरायलीज की, वो था इनकी जो ईरानियन नेवी है उसको तहस नहस करना। ईरानियन का क्या तरीका था लड़ाई लड़ने का? ईरानियन का तरीका ये था, अ, उनका जो मुझे लगता है ऑप्शन होना चाहिए था, उनका ये ऑप्शन रहना चाहिए था कि भाई हम हॉर्मुज बंद करेंगे और हम इसराइल के ऊपर और यूएस के ऊपर अटैक करेंगे। बट उन्होंने एक जो तरीका अपनाया, उन्होंने कहा कि ठीक है, इनके पास में अच्छी मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्या आते हैं, जिनकी डिस्टेंस जो है 2000-2500 के आसपास है, और एक सेट ऑफ मिसाइल्स हैं जो 1000-1500 की मार करने वाली हैं, दूसरे के पास शायद है। तो उन्होंने कहा कि हम अ, जीत तो नहीं सकते, बिकॉज ये सारे इसराइल और अमेरिका जब मिल के लड़ेंगे तो उनके कहीं काबू नहीं है, और इनके पास जो एयरफोर्स है वो बहुत पुरानी एयरफोर्स है। हम्म, तो 1996 की उस टाइम की एयरफोर्स है, जो उड़ भी नहीं सकती ठीक से। तो उन्होंने इस पूरा जो सिस्टम है गेम, एयर डिफेंस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन के ऊपर चलाया, और उन्होंने कहा कि हम पेन पॉइंट करेंगे, ऐसा पनिशमेंट देंगे जो इसराइल और जो भी हैं उनको दर्द ज्यादा हो। तो फर्स्ट इज एक सैल्वो आफ्टर सैल्वो, और देखिए इसराइल और जितना भी आपका एयर डिफेंस हो, लोग बहुत कहानी बनाते हैं कि कुछ भी नहीं घुस सकता। भाई एक एयर डिफेंस रडार जो चलता है, जो सबसे अच्छे रडार्स होते हैं, जो HQ-9 है चाइना का, एक काफी अच्छा है, वो एक साथ 100 टारगेट ट्रैक कर सकता है सिस्टम, और उसके साथ में 7 या 8 टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो जब मैं एक 500 ड्रोन का एक स्वॉर्म भेजता हूं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ निकलेगा। और शायद जो ड्रोन है जिसकी डिस्टेंस है 1000 से लेके 2000 किलोमीटर, 2-3 किस्म के शायद हैं, कोई 20-25 केजी का एक्सप्लोजिव आता है, कोई 100 का, कोई 200 का। वो एक फ्लैट नीचे चलता है, वो ऊपर जाकर के अटैक नहीं करता। तो इसको पकड़ने के लिए जो रडार का टाइम होता है, उसको इंटरसेप्ट करने का टाइम होता है, बहुत कम होता है। तो जब आप एक सैचुरेशन स्ट्राइक करते हो, तो उनका ये था कि भाई हम तो सैचुरेट, हमको मालूम है कि हमारे सब सिस्टम्स के ऊपर आएगा। तो उन्होंने एक सैचुरेशन सिस्टम किया है जिसके हिसाब से कुछ न कुछ निकल करके हिट करता जाए। जो छोटी रेंज की जो सस्ती मिसाइल्स हैं वो इन्होंने कुवैत, यूएई, बिकॉज इसके पास में डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के अंदर की अटैक हो सकती है। ये वाली जो इसराइल के लिए, वो उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस वाली मिसाइल रखी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अब हम गल्फ के अंदर जो अमेरिकन बेसेस उनको तो स्ट्राइक करेंगे, तो कुछ ना कुछ हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्राइक करेंगे। सबसे ज्यादा कमी कमजोरी क्या है पूरे गल्फ कंट्रीज की या पूरे वर्ल्ड की या सबकी? वो है तेल। तो जहां जहां पे भी इनकी रिफाइनरी है, जहां पे भी इनके पाइपलाइन है, जहां पे भी इनके इंपॉर्टेंट नोड्स हैं, हम उसको भी अटैक करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। इनका एक बड़ा कंसेप्ट बहुत क्लियर था, और उनको मालूम था कि ये जीत नहीं सकते, थोड़ा सा मुश्किल है, हमारी बहुत डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, सो एक उन्होंने ये कार्रवाई की। दूसरा, इनकी जो IRGC की जो फौज है, वो इंडिपेंडेंट काम करने के काबिल है। तो उन्होंने इनके पास एक 31 यूनिट्स बनाई, उसकी बना रखी है, और ये सारी की सारी 31 यूनिट्स जो है सारे प्रोविंसेस के अंदर चली गई है। तो एक यूनिट तेहरान के अंदर है, तेहरान कंट्रोल करने के लिए, और बाकी सारी यूनिटें अपना रिमोट एरियाज में चली गई, जहां पे टनल्स हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, खासतौर से माउंटेन्स के अंदर है, हिल्स के अंदर है, जहां पर इनको पकड़ना, हिट करना बहुत मुश्किल होगा। और अब वो ये करेंगे कि भाई आप तो एयर पार से जीत जाओगे, मगर जमीन पे जब तक आओगे तब तक हम कंट्रोल, हमारा कंट्रोल है। और जो रजीम है, वो रजीम इज नॉट ओनली अयतुल्ला खमीनी, अयतुल्ला खमीनी के साथ में क्लेरिक्स हैं, और फिर IRGC के लोग हैं, और फिर बासिज, बासिज जो आप जानते हो, वो दे आर द रिलीजियस कंट्रोलर्स, बेसिकली सड़क के ऊपर जाके डंडे के साथ पिटाई करना, ये सब। सो दीज आर ऑल साइकोस। उन्होंने ये सबको अपना चारों तरफ फैला दिया, और इनको बोला है कि भाई तुम अपना फायर करते रहो अपनी मिसाइलें, इंडिपेंडेंट,
हमारे से कोई भी आदेश भी अगर आ गया तुम्हारे पास बंद करे, तुम बंद मत करना, ठीक है। सो दे आर ऑल डिस्पर्स्ड, distributed organizations which are operating. So eventually इसराइल को ईरान को पता था कि they will get isolated. कोई देश उनकी सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, चाइना नहीं आएगा, रशिया नहीं आएगा, और कोई भी देश यहाँ आके आपको हेल्प नहीं कर सकता। बट एक उनका सुसाइडल माइंडसेट है और उसके ऊपर उनको चलना ठीक लगता है। और लास्ट जो उनके पास में चाल है वो है ट्रिपल एच, ठीक है, दैट इज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, दैट हूती, मास और हिजबुल्लाह, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करके हूतीस का इस्तेमाल करना है गल्फ कंट्रीज के खिलाफ, हिजबुल्लाह और हमास का इस्तेमाल करना है इसराइल के खिलाफ। सो जितनी आप इजरायली पॉपुलेशन के ऊपर अटैक करोगे, उनको पेन दोगे, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ोगे, वो उनके लिए खुशी की बात है। तो ये ब्रॉडली उनकी जो एक प्लान है, मिलिट्री या समझो जो भी प्लान है वो। सर जब आप अभी देख रहे हो जो जिस तरह से इसराइल उसका वो न्यूक्लियर नहीं बताया, न्यूक्लियर वाज वन ऑफ द थिंग। वो तो जब सब खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियर तो डिस्ट्रॉय कर ही देगा। या when you look at इनका भी जो इजराइल और अमेरिका का बैटल प्लान देख रहे हैं, विल कम टू ईरान आल्सो सर। उसने जिस तरह से मिडिल ईस्ट में काफी कुछ करा है, विल टॉक अबाउट दैट। अमेरिका और इजराइल का जो बैटल प्लान है इस टाइम पे सैचुरेशन, ठीक है। इनकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको ये दे वांट टू जस्ट गेट रिड ऑफ दैट, क्योंकि इनको पता है ये जो लोन वुल्फ टाइप टैक्टिक्स और स्पोरेडिक अटैक्स तो ये करते रहेंगे, बिकॉज देव गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ हिडन, इधर उधर छुपा के रखा हुआ है। बट जो एक मेन कैपेबिलिटी है इनकी, जो डिक्लेयर्ड कैपेबिलिटी है, नोन कैपेबिलिटी है, उसको जरा खत्म करो। एंड दैट वी आर सीइंग, जो ईरान की मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी है एंड द नंबर्स दैट वी आर सीइंग इज रिड्यूसिंग। इजराइल के अंदर कल rather peaceful, lot of people were saying. दुबई के अंदर not much, 2-3 ballistic missiles only came yesterday. They tried वो कतर में जाके इन लोगों ने 2 पुराने वो उनके Su-24s ले जाके they tried doing something, they got shot down. What do you think, ये as a military man looking at इनके जो अमेरिका के सप्लाईज हैं, एंड वेस्टर्न मीडिया को अगर आप देखें तो बोल रहे हैं भाई सप्लाईज खत्म हो गए, बॉम्ब खत्म हो गए, ये खत्म हो रहा है, हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है। इन लोगों ने सोचा तो होगा यार, दिस इज द अमाउंट दैट वी विल नीड, वॉर जो रिजर्व्स हैं आपके, दिस इज व्हाट आई वुड नीड टू डू, ये मेरे टारगेट्स हैं, इतना मेरे को चाहिए होगा, इतना मेरे को स्पेयर चाहिए होगा, ये मेरा सप्लाई चेन है। तो पूरा इन लोगों ने प्लान करा होगा। फर्स्टली सर, आई प्लीज कमेंट ऑन द फैक्ट कि ये जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को ये रिड्यूस कर रहे हैं, डू यू थिंक दिस इज अ वैलिड टैक्टिक? बिकॉज इससे आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज का, आई डोंट बाय इट honestly, because वो एक मीडिया नैरेटिव मेरे को लगता है। I don't think the stated objective is regime change. I think the stated objective is regime degradation rather than change. They want to reduce the regime. उसके बाद इनको फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई खड़ा हो जाए, they don't really care. तो how do you see this particular tactic, and do you think it's a viable tactic to fight with? ये जो कहानी ना, एक कोई मैकग्रेगर है, उसने कुछ बोला, फिर किसी वो एडमिरल तो सर, he is a very political animal सर, वो बहुत बड़ा political animal है वो। इनका एक एडमिरल है, उसका भी एक कुछ चला था कि भाई हमारे पास पूरे सामान नहीं है। हर चीज आप क्यों सोचते हो कि दिस को नॉट बी प्लान? ये अमेरिका ने आज तो नहीं प्लान किया था ना कि ईरान में जाऊंगा मैं। अमेरिका ने बहुत पहले का प्लान किया हो, ठीक है। वेनेजुला वाला ऑपरेशन कब हुआ? आप कब सोचते हो कि लैंड राइज हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले, 4 साल पहले प्लान रहा हो। सो ये बिलीव करना कि उनके पास में स्टॉक पाइल कम हो जाएगा, ये लोगों को बहलाने वाली बात है, ठीक है। और ये भी एक अब माय काउंटर इज कि जब ये पूरी हवा चल रही है और ईरान भी के लोग प्लान बना रहे हैं, ठीक है, उनका यार इनके पास तो ये पूरा जो इंटरसेप्शन सिस्टम्स हैं वो हम खत्म कर देंगे, ठीक है, इतना फायर करेंगे। तो बेस्ड ऑन एक मीडिया रिपोर्ट या एक खुफिया रिपोर्ट जो बाहर निकली, जब अपनी प्लानिंग बनाओगे तो प्लानिंग आपकी गलत हो जाएगी। द चैलेंज विद ईरान के साथ में चैलेंज ये है कि उसके पास जो
कैपेसिटी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ईरानियंस जो है कमजोर हैं या कौन ताकतवर है। अमेरिका नंबर 1 मिलिट्री पावर है, ठीक है, और इजराइल नंबर 14 या 15 है। ईरान नंबर 14, 15, 16 के आसपास है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतने के ऊपर है। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसराइल। इसराइल ने कितने रॉकेट्स पिछले 1.5 साल के अंदर फायर करके होंगे, 4 साल, 2 साल में, हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर, सब कुछ खत्म हो गया क्या उसके रॉकेट्स? उसकी इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी खत्म हो गई क्या? सो ये जो नेगेटिव दुनिया बनाती है ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बड़ा थोड़ा सा गलत होता है। मगर ईरान के पास में चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है, सैंक्शंस है, कंट्रोल है, कोई चाइनीज जहाज आ नहीं सकता, कोई रशियन हवाई जहाज वहां लैंड नहीं करेगा। उनके पास जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है सैंक्शंस के थ्रू, दे आर टोटली सराउंडेड बाय एनिमीज राइट नाउ। जब उनके पास में सामान आएगा नहीं तो वो बनाएंगे कहां से? अमेरिका के पास में ये प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो चल रही खटाखट, ठीक है। सो ये जो स्टोरी है वो स्टोरी है, ठीक है। तो चैलेंज विद दिस थिंग, नॉट विद अमेरिका। डोंट एवर स्टार्ट थिंकिंग कि इंटरसेप्शन जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल वो फायर कर रहा है, जो नए किस्म के फायर कर रहा है, वो अलग है। और उसके लिए भी काउंटर्स हैं, बट इतने अच्छे काउंटर्स नहीं उनके पास में। एक उनके पास मिसाइल है जो फायर करती है, वो 80 हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। अब जब वो बढ़ गई 80 हिस्सों में, तो इसराइल क्या कर सकता है? इट कैन नॉट टेक आउट ऑल 80, तो कुछ गिरेगा। माय काउंटर क्वेश्चन टू यू इज कि आज 5वां या 6ठा दिन है, ठीक है। इस 5 दिन के अंदर इसराइल के अंदर कितने लोग मारे गए? अमेरिका के कितने लोग मारे गए? पूरे गल्फ के लोग कितने मारे गए? सो इन्होंने पूरी मिसाइलें फेंकी हैं, सब कुछ किया है। आई एग्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर धक्का लगा है, रिफाइनरीज के ऊपर लगा है सब, बट कैन रिफाइनरीज बी रिपेयर्ड? दे विल बी Yeah. रिपेयर्ड। अब आपने एक एक मिसाइल अटैक हो गया, अब वो मीडिया उठा करके दिखाता है उसके अंदर आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है। भाई हुतीस ने सऊदी अरेबिया के 4 ऑयल क्या कहते हैं ऑयल बेसिस को तबाह कर दिया था। मैं याद होगा कि 2-3 साल पहले एक ड्रोन स्ट्राइक्स हुए सऊदी के ऊपर, और उसी से यमन के साथ में उनका काफी प्रॉब्लम हुआ। वो सब रिकवर हो जाता है, दे विल ऑल बी रिपेयर्ड एंड देयर आफ्टर दे बी फंक्शनल। सबके पास में वो गैप्स हैं, स्टोरेज है, सिस्टम्स हैं फॉर रिपेयर एंड फंक्शनिंग अगेन। ऐसा तो है नहीं कि आपने ध्वस्त कर दिया, वो जल के ऐसा खाक हो गया कि वो फैक्ट्री बनने में 10 साल लगेगा। ऐसी तो स्ट्राइक हुई नहीं है अब तक। यस, देयर विल बी पार्शियल डैमेजेस, खूब धुआं निकलेगा, खूब आग का गुब्बार निकलेगा, और लोग उसके ऊपर मीडिया में बना बना के वीडियो चलाएंगे, मगर इवेंचुअली हर देश उसको कंट्रोल करता है। जो रिफाइनरीज होती हैं, जब उस पर अटैक होता है तो एक सिस्टम है कि ये वाला अटैक हुआ, इस वाले को इलाके को आइसोलेट कर दिया, सब ऑटोमेटेड है, उसमें कोई आदमी ने भाग करके दौड़ के काम नहीं करना है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। वो मशीन है, वो अपना कट से बंद हो जाएगी, वो अपना आइसोलेट हो जाएगा, उसमें फायर क्या आते हैं एक्सटिंग्विशर लग जाएंगे, ठीक हो जाएगा। Mm. सो इट्स नॉट अ बिग डील। यस, व्हेन यू चोक हॉर्मोज, वो बिग डील है, तेल नहीं आ जा सकता, ठीक है। उसके लिए भी सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, सबने ऑल्टरनेट पाइपलाइंस वगैरह बना रखी है, और ऑल्टरनेट रेड सी के रास्ते जाने के लिए बना रखी है। तो आपको, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो ईरान उसको भी स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा कोशिश कर रहा है। है, ठीक है। सो इट इज नॉट द चैलेंज विद ईरान। ईरान की जो फैक्ट्री कैपेबिलिटीज हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, दे आर रिस्ट्रेन्ड। उसके पास में एक एडवांटेज है, उसको मालूम है जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा तब तक उसको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो एक प्रॉब्लम पहले था, वो एक प्रॉब्लम रहेगा, मगर एक प्रॉब्लम न्यूक्लियर वेपन बनने का प्रॉब्लम था, वो खत्म हो जाएगा। एक बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम था, वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपके 2 मेजर अचीवमेंट्स हो गए। अब वो रजीम चेंज हो चाहे नहीं चेंज हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रॉपर एम तो यही था ना, दे विल अचीव दिस। सर इसके अंदर देखो, आई मीन वो regime change and this and that to me is more media सर, ठीक है। मेरे को जैसे आई सेड regime degradation करना था,
इनकी जो ये स्ट्रेंथ थी, यू नो एवरी 2 मिनट्स आँखें दिखाते हैं, तो उनको दे वांटेड टू ब्रिंग इट डाउन। आई थिंक दे हैव बीन एबल टू, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, काफ़ी हद तक तो डैमेज मारा है इन्होंने। नाउ लेट्स लुक एट ईरान सर। ईरान का, एंड आई फाइंड इट टू बी अमेजिंग, हाँ, ईरान का जो इन्होंने रिस्पॉन्स है, आई थिंक वी नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। 70,000 ड्रोन, ये वो, फैंटास्टिक। आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विथ व्हाट ईरान हैज़ डन। बट ईरान डिड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग सर। ऑन द डे 1 ऑफ द वॉर इन्होंने जाके दुबई में मारा। क्रिएटेड पैनिक ऑल अराउंड द मिडल ईस्ट। लोगों के मतलब, इफ यू सी, रिमेंबर द फर्स्ट नाइट ऑफ द वॉर सर, सिर्फ दुबई होटल जलने के वीडियोस थे। दैट्स इट। ऑल वी कुड सी वाज़ दैट। एंड यहाँ पर मेरे को लगता है अमेरिकन्स एंड इज़राइलीज़ मेड अ ह्यूज मिस्टेक, एंड इन्होंने बिल्कुल भी मीडिया पे ध्यान नहीं दिया, एज़ यूजुअल, यू नो, वो हमारी तरह हैं, वो थोड़ा सोचा नहीं उन्होंने कि ये कुछ हो सकता है। हाउ डू यू सी दैट सर? क्योंकि यू नो, ही इज़ केप्ट, ईरान ने सऊदी को नहीं मारा इतना, ही इज़ केप्ट सऊदी आउट। 2 मिसाइल मारी बस, दैट्स इट। बाकी रेस्ट ही इज़ हैमर्ड एवरीबॉडी एल्स, छोटे देशों को, नोइंग कि यार उसके पास कैपेसिटी कम है, जो भी है। एंड अब थोड़ा रेकलेस टाइप चीज़ें दिख रही हैं सर, वेयर यू सीइंग कि सो कॉल्ड, नाउ दे इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर को इंडियन ओशन में तुम बैलिस्टिक मिसाइल फेंक रहे हो। टर्की पे ये फेंक रहे हो। तो डू यू सी अ वेरी कैलिब्रेटेड ओपनिंग साल्वो ईरान की तरफ से? उनका बड़ा पर्पस क्लियर था कि हमको एक पैनिक क्रिएट करना है मिडल ईस्ट के अंदर, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक करना है, एंड वी हैव टू कंटिन्यू विद इट। तो दे डिड दैट वेरी वेल। बट ये डे 3, डे 4 में ये जो टर्की पे मार दो, अ, एक बैलिस्टिक मिसाइल फेंक दो इंडियन ओशन के अंदर, यू नो, बेसिकली नाउ फायरिंग ऑल अराउंड द प्लेस। नहीं, नहीं, ये टर्की पे नहीं हाउ मारा डू यू उन्होंने। सी? टर्की के अंदर एक इज़राइल का ऑयल का एक बेस है, जहाँ से वहाँ से उनके पास में कुछ है उधर। ठीक है, जी, उन्होंने उसके ऊपर मारा था। इट वाज़ नॉट टर्की। टर्की इज़ द ओनली क्या कहते हैं, इज़ अ थिंग जो उनके साथ में है एक्चुअली, ओवरटली और कोवर्टली जैसे भी साथ में है। ठीक है? बट लेट्स टॉक अबाउट उन्होंने ये एक्शन जो लिया वो सही था या गलत था? दोनों पहलू हैं, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि पैनिक है और लोग सब घबराए हुए हैं, लोग बाहर निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो जब देश लड़ाई में जाता है, तो वो पैनिक ही क्रिएट करवाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि लोग सोच समझ के कोई कार्रवाई करें। तो ईरान ने अगर वो पैनिक क्रिएट किया तो वो गलत तो किया नहीं। फिर मैंने आपको बताया एक हेट भी होती है, ठीक है? दूसरी एक चीज़ देखिए, 2000 साल की जो पुरानी उनकी एक सब क्या कहते हैं रिलीजियस आइडियोलॉजी है, उसके अंदर अलग है, ये शिया और सुन्नी। आप क्या समझते हैं कि कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी इरानियंस को लाइक करते हैं? आई डोंट थिंक सो। दे आर ये सारे अरब हैं। इरानियंस क्या हैं? पर्शियन है, दे आर नॉट अरब्स। ये सारे सुन्नी हैं। इनके यहाँ पे माइनॉरिटी है शियास की, ठीक है? जो शिया अरब्स हैं, मगर इनके पास मेजॉरिटी तो सुन्नी है। और एक इराक के अंदर जहाँ पे तकरीबन बैलेंस है, और बहरैन में जहाँ शिया मेजॉरिटी है बट सुन्नी की लीडरशिप है। व्हाट इज पर्शिया? ये पर्शियन है, दे नॉन अरब। तो हुँ, एक उनको मालूम है कि ये जो बेसिस हैं, वो दुश्मन के बेसिस को उन्होंने रखा हुआ है। एक अम्ब्रेला उनको, वो उनको सिक्योरिटी चाहिए थी, उसने रखा हुआ है, चाहे जिसने भी जो भी आर्म ट्विस्टिंग है, उसकी वजह से ये बेसिस है वहां पर। बट दे शुड हैव नॉट, जो मुझे लगता है, इनको वो काम नहीं करना चाहिए था कि इन देशों के अंदर फायर करते। अब ये इससे क्या हुआ है कि जो भी थोड़ी बहुत सिंपैथी होती, एक प्रेशर होता, आपने हॉर्मोन्स को लेवरेज बनाया हुआ था। आप वो लेवरेज बना के चलते, इनके साथ में दुश्मनी डायरेक्टली नहीं मोल लेते। और उससे क्या होता है कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स होता है ना, वो रहता। आपने 200 एक बार मार दिया, फिर 200 दूसरी बार मार दिया, आपने 1000 एक मिसाइल या ड्रोन आपने यूएई के ऊपर खर्च कर दिया, ठीक है? अब वो क्या होता है कि आप उसको सैचुरेट तो कर नहीं रहे, तो उन्होंने भी सारे के सारे इंटरसेप्ट कर दिए। नियरली 90% इंटरसेप्शन का रिकॉर्ड है उनका। तो क्या फायदा हुआ? तो आपने दुश्मनी भी बना ली। अब आपके साथ में पूरी हिस्टोरिकली ईरान और शियास के साथ में एक आदमी हाथ मिलता है, ठीक है? बहरैन के राजा ने बोल दिया, यूएई के राजा ने बोल दिया,
सबने बता दिया, जो इनके पास है शिया पॉपुलेशन है, कहता है भाई either you be with us as a country, और अगर आपको खमनी के साथ में ज्यादा मोहब्बत है तो आप वहां चले जाओ। तो इवेंचुअली जो शिया वहां रह रहा है वो छोड़ के तो आएगा नहीं, और न वो ईरान के खिलाफ के फ्रंट पे आकर के उनके साथ में लड़ेगा। और इंडिया नहीं है वो, यूएई और बहरीन और सऊदी अरेबिया इज नॉट इंडिया, कि यहाँ पे लोग Yeah. टेररिस्ट आ जाएंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, बम भी फेंक देंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाएगा। वहां पे आपने अगर मुंह दाएं बाएं किया तो आप गए या, और फिर वहां पे कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा कि आपके साथ में जेल में क्या हुआ, आपके परिवार के साथ में क्या हुआ, और आपको हैंग किया और आपकी गोली कहाँ मारी और पत्थर से मारा, कैसे मारा। वो तो हमारे देश में होता है ना कि आप को खमनी से ज्यादा प्यार है, सऊदी अरेबिया से ज्यादा प्यार है, गल्फ से ज्यादा प्यार है, फ्रांस, इटली, वहां से ज्यादा प्यार है, आपको अपने देश से कम प्यार है। उधर तो बिल्कुल बड़ा क्लियर है भाई, तुम शिया हो, क्रिश्चियन हो, सुन्नी हो, मैं राजा हूं और राजा की तरफ आप सर झुकाओगे और उसकी सुनो। तो एंड दैट इज व्हाई वो देश थोड़ा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, ठीक है। जब है सब कुछ है, जो भी है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स व्हाटएवर मॉडर्निटी, ठीक है। हमारे ही देश के लोग जाते हैं जब दुबई शुबई, तो उतरते ही बिल्कुल सही आती है उनकी ऐंठ, ठीक है। कोई वहां पे प्रोटेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, वहां पे सब कुछ थैंक यू होता है। तो आई थिंक दे हैव डन इट रॉन्ग, उनको नहीं मारना चाहिए था, ठीक है। दिस माय To me, it was to create that panic, sir. अमेरिका के सॉफ्ट अंडरबेली में थोड़ा सा, पोक देयर। देखो, ये जो बड़े देश होते हैं ना, अमेरिकन हैं, अमेरिकन जब चलता है तो अमेरिका ही नहीं चलता है, एक डीप स्टेट चलता है। अमेरिकन अपने लोगों को मरवाने को तैयार है, ठीक है। सर, मोरालिटी डज नॉट एग्जिस्ट। थैंक यू सर। नहीं यार, मोरालिटी जब आप लार्जर नेशनल इंटरेस्ट देखो ना, तो देयर इज नो मोरालिटी। ये हमारे यहाँ पे हमने मोरालिटी डाला हुआ है। अमेरिकन जब चलते हैं तो अपने देश में कुछ और कहानी बताते हैं, लोगों को कुछ बताते हैं, उनके पास पैसा आना चाहिए, लोग खुश रहने चाहिए, उनके पास फ्रीडम होना चाहिए, बड़ी गाड़ी चलाओ, कुछ करो, खुश रहो। वो तभी पॉसिबल है जब बाहर के देशों में गदर है, और वो आप सोचते हो जब गदर होगा तो उनको कुछ चिंता है। पाकिस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं, भूखे चल रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने पूरे पैसे दे करके एक वो टेररिस्ट और एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को चलाने का पैसा दिया वो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की पूरी जनता है भूखी नंगी चल रही है। आर दे इंटरेस्टेड? नो दे सर, नॉट इंटरेस्टेड इन ईरान की रजीम के ऊपर वो जो लेडीज हैं वो वुमन खड़ी हो जाएं और मर जाएं और चली जाएं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वही सर, कल जैसे वो शिप को गिराया है, एवरीबॉडी सेइंग ओह इट्स आवर दिस थिंग। हाउ भाई, इट्स वॉर टाइम, वो शिप घूम रहा था, मार दिया, खत्म। हाउ इज इट माय रिस्पांसिबिलिटी? इट्स लाइक और फिर वो आपके कहना घर नहीं, में उसके पास में कोई रडार नहीं था, कोई मिसाइल नहीं था। अरे भाई, मेरा क्या प्रॉब्लम? हाँ, वो एक हथियार, वो ईरान का फ्लैगशिप है। वो अगर हाँ मर्चेंट वेसल भी होता तो भी उसको ठोक देते, तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सर, मैं आपके घर इंटरनेशनल में आता हूँ, मैं आपके घर में आता हूँ, आई हैव 2 ड्रिंक्स विद यू, ठीक है? उसके बाद बाहर जाके मैं गाड़ी ठोक देता हूँ, पुलिस आपको थोड़ी उठा के लेके जाएगी। तो एक्चुअली देयर इज एन इकोसिस्टम हियर। मैं देखो, आई एम नॉट विद यूएस और इजराइल और ईरान, नो इंडिया मुझे सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम ओनली फॉर इंडिया। बट जब मैं न्यूट्रल तरीके से देखता हूँ, ये कहना नहीं वी आर रीजनल पावर, नहीं भाई, मैं एक चीज सही से साफ साफ बता, हम कोई रीजनल पावर नहीं है। हम इसलिए रीजनल पावर भी नहीं है, हम लोकल पावर भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने लोग हमारे खिलाफ है, हमारे देश है के, ना? ठीक है। मेरे ख्याल से अपने देश के साथ चलने वाले शायद थोड़े कम होंगे, बट ज्यादा खिलाफ चलने वाले बहुत लोग हैं। सर, कल तो जिस कुछ तरह भी से लोग रो रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दीज आर, आई मीन, आई डोंट वांट टू से, बट कई बड़े नॉर्मल मतलब स्ट्रेट ऑन लोग थे। यार बड़े साफ साफ वीडियो में सुनिए, वो तो कहते हैं हम तो इंडियन है नहीं, हम तो ईरानियन है। कह रहे हैं हम तो यहाँ फंसे हुए रह रहे हैं, हम तो क्या करें। मुझे सुनिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम क्यों नहीं करती है, ऐसे टाइम जितने लोग बोलते हैं उनको तुरंत इन लोगों को वहां भेजने, बिकॉज आज ईरान को जरूरत है इनकी। जो लोग जाओ, सड़क जल्दी पे आ जाओ। रहे हैं, बहुत जरूरत है। एंड ज्यादा कुछ नहीं है तो लैंड रूट खोल दो यार, पाकिस्तान के थ्रू एक रास्ता खोल दो, उनसे बातचीत नहीं सर, करके। क्राउड फंड करेंगे सर। वी आर रेडी टू क्राउड फंड इट सर, नो प्रॉब्लम सर, हम लोग क्राउड फंड करेंगे, जाओ वहां पर। जल्दी जल्दी जाओ, ताकि भाई कम से कम एक चीज क्लियर होनी चाहिए। और सभी यार, आप गल्फ कंट्रीज देखो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जी वो जी बोल जी रहे जी, अपने एब्सोल्युटली।
either you love the country you live in or you go to the country where you love the country which you love. लास्टली मैं आपसे पूछूँगा सर, अभी ये जो चल रहा है, विन और लॉस इज़ अ फार टर्म, और आई विल जस्ट टेल यू मेरा क्या दिमाग में है कि ये पूरा रीजन फटेगा, एंड अमेरिका के इंटरेस्ट के अंदर है वो पूरा रीजन फटेगा। क्योंकि उससे थोड़ा इंस्टेबिलिटी रहेगा, इंडिया, चाइना सबको भाप लगेगा, तो नोबडी कैन ग्रो दैट नहीं, मच। भाई, आप एक गलतफहमी मत लेना, वो इंडिया के लिए भी अच्छा है, ठीक है? जस्ट आई कभी आप बाद में पूछना तो बताऊँ, इस पे नहीं बताऊँगा। अच्छा, द रीजन इन फायर इज़ गुड फॉर अस, वेरी गुड, आई लाइक इट, आई लाइक No, इट। it's not that. It's not that. It is because ये जो जो आग लगी है ना, इससे लंबे दिन के लिए काफी सुधार होगा, बहुत या सुधार होगा। ओवरऑल यस, आई एग्री, बिकॉज़ मैप्स चेंज होंगे, पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा, ओवरऑल यस आई एग्री। सो Right. लेट्स दिस थिंग सर, ये जो, एंड उसके ऊपर आई विल प्रोबब्ली डिस्टर्ब जो यू ये अगेन फॉर रेडिकल आइडियोलॉजी है ना, जो ये इस्लाम की जो इस्लामिस्ट रेडिकल आइडियोलॉजी है, इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, ये आपस में लड़ेंगे सर अभी। नहीं नहीं, आपस में नहीं लड़ेंगे, ये आपस में जल्दी सुधारेंगे एक दूसरे को और ये सही करेंगे, ठीक है? बिकॉज सर देखो, ये जो चीज थी 70 साल पहले शुरू हुई थी, 70 नहीं, 50 साल पहले, 70 के अंदर, जब इस्लाम का यूज किया गया, ठीक है, एक रीजन को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये फोर फ्रंट पे थे, उसका यूज किया। अब यही इस्लाम इनके घर में आ गया, ठीक है, यही इस्लाम रेडिकल हो गया। आपने रेडिकल बनाया वहां पे ताकि रशिया बाहर चला जाए, बाकी कोई देश ना आए, मेरा कंट्रोल रहे, मैं पैसे देके चलाऊं। अब वहां के भी जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं, यार अमेरिका वाले पूरी अच्छी तरह, तो कौन रेडिकल हो रहा है? वो रेडिकल हो रहे हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं और यूरोप में रह रहे हैं। जो वहां पे रह रहे हैं वो रेडिकल नहीं हो रहे, उनको चाहिए फ्रीडम। तो जब वो फ्रीडम आएगी वहां पे रहने के लिए, तो ये जो रेडिकल रेडिकल लोग हैं वो वापस जाके अपने घरों में ठीक ठाक रहेंगे। हमारे भी देश के जो कुछ रेडिकल हैं जो चाहते हैं वही चीज रहना, वो देखे ना, उसको स्टे देयर। तो एक करेक्ट एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, वो एक झटका तो लगेगा थोड़ा सा, ये चलना चाहिए झटका, कोई बुरी बात नहीं। सर। सो फाइनल में आपको क्या दिखता है, हाउ डू यू सी, आई मीन विन और लॉस इज अ टोटल, इट्स अ नहीं, देयर इज अ परसेप्शन। विन और लॉस, इसके अंदर विन जो है, वन विन है, अगर जो न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी ईरान की बिल्कुल खत्म हो जाए, या 80-90% खत्म हो जाए अगले 10 साल के बाद में अपने, वो एक बड़ा विन है, वो तो हो ठीक रहा है? है सर। बस आप, भाई मैंने आपको बताया, 3 थे पॉलिटिकल एम, पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, regime change, nuclear weapon, this thing and ballistic missile। तो मैं कहता हूं चलो regime नहीं टूटी, इंटैक्ट है, मगर आपने ये 2 अचीव कर लिए, 100% थोड़ी मिलता है। नहीं नहीं सर, यूर आई मीन आप बड़ा प्रैक्टिकली चीज बोल रहे हो, बिकॉज सी सर, अभी क्या है हमारे देश के अंदर एक चीज हुई है, इधर somebody इज प्रो इजराइल और somebody इज प्रो ईरान, और लड़ी जा रहे हैं आपस में, एंड नहीं यार, यू नो हमें प्रो पीपल, ईरान, इजराइल और अमेरिका, देखो हमारा कोई दोस्त नहीं है। कोई अगर नहीं आप है। ये सोचते हो कि इजराइल और ज्यूज, जो उनके हार्डलाइन ज्यूज हैं, वो आप घंटा वहां सर, पे दे जाओ हेट और अस। उनसे हाथ मिलाते हो, वो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है? तो है जो, लेट्स बी वेरी कैंडिड, हमको अपने देश का भला देखना चाहिए, ज्यादा दाएं बाएं ट्रू, नहीं देखना चाहिए, ट्रू। ठीक है? तो तो मैं आपको ना धर्म देखता हूँ ना देश, वो मैं तो अपना देश देखता हूँ भाई। एब्सोल्युटली सर, आई मीन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सीधा 10 नंबर तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पर, एंड आई एम, यू नो, आई सेड दिस यस्टरडे। मेरे को बहुत लोग मैसेज करते हैं सर कि ऑन लाइव चैट्स की, भाई यू आर नॉट प्रो इजराइल, आई एम नॉट प्रो इजराइल, आई एम Why नॉट, should I be आई pro? डोंट, हाँ, I don't like them. I don't like the Iranians. I don't like the Americans. I only like one thing, and that's my country. देखो, मैं सही बताऊं तुम्हें, आई लव लाइक ईरानियंस, बट आई लाइक ईरानियंस व्हेन दे आर पर्शियंस, ठीक है? दे As गॉट देयर people, I ओन love them, हिस्ट्री, but I don't like the countries. जो मर्जी करें अपने देश। हाँ, they're good people, but when you come to a radical ideology, Nope, ठीक है, I will not like। अगर nope. खमेनी में भी बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा पावरफुल लीडर होगा, हमारे कम से कम 5% जनता, 10% जनता उसकी फॉलोअरशिप है, बट वो हमारे देश के लिए हित में नहीं था, ठीक है? उन्हें नहीं, वो सॉफ्टली बोलता था, ऐसे बोलता था, नहीं नहीं यार, वो सॉफ्ट सब ठीक है, बट असलियन में ही वाज नॉट विद अस, ठीक है? हमारे Absolutely, साथ sir. तो उसको खुले आके बोलो यार कि आप हमारे साथ हो,
कश्मीर इज योर्स, 370 एब्रोगेशन ठीक हुआ, वो तो हमारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो आई पीपल एज अ पीपल एवरीबडी इज गुड, we should look at the people, we should not look at the ideology, we should be very careful of the ideology. यस सर। हाँ बोलो। सो सर आपको एंड गेम क्या दिखता है सर? हाउ डज एंड गेम अमेरिका नाउ? आपने मेरे को एक चीज बताई थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, भाई वॉर स्टार्ट करना इजी है, खत्म कैसे करना है वो आपको डिसाइड करके पहले डिसाइड करके घुसना चाहिए। आपको वो एस्पेक्ट कहाँ दिख रहा है सर? बिकॉज मेरी जो स्टडी, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अमेरिका, रशिया, इजराइल, इनकी अगर मैं पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री देखूं, ये वॉर एंड कैसे करना है बिल्कुल नहीं सोचते। एंड यहाँ पर आई नहीं फाइंड नहीं, कि ऐसा नहीं यहाँ सोचते हैं। हाँ, वो हमें लगता है वो सोचते नहीं है, ठीक है। वो अपना देखो यार, कहीं भी है उसका मिशन तो अचीव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और व्हाट इज हिज एंड? यहाँ पे देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट एम होगा कि हार्मोन्स को वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करके उसे खोल देगा, वो कल ठीक उसने है। ट्वीट कर दिया है सर कि मैं इंश्योरेंस भी दे दूंगा। लॉयड ऑफ लंदन का शेयर हाँ। वेंट डाउन इनटू द ग्राउंड यस्टरडे नहीं एंड नहीं, मैं गुड, पेट्रोल। ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का एक कंट्रोल था ना इंश्योरेंस उसके अंदर, वो अगर वो तोड़ देगा तो ये जो हमारा जितना भी इंश्योरेंस का एक ड्रामा चलता है ना, वो ठीक हो जाएगा। तो आई होप अमेरिकन कंपनी और सम अदर कंपनीज आर एबल टू ज्वाइन। व्हाट दे विल डू इज हार्मोन्स को बिल्कुल कंट्रोल में कर देंगे। जो ईरानियन का साइड है ऊपर की तरफ, पहाड़ी की तरफ या प्लेन्स की तरफ, दे विल सिक्योर इट। हाउ दे विल सिक्योर इट्स मैटर ऑफ डिटेल। अब उसके अंदर फिर तो मैं उनके वॉर रूम में बैठ के बातचीत करूं, वो अलग है बात। दे विल सिक्योर द लेन, और वो ये यकीन करेंगे कि हाँ, लोन वुल्फ अटैक होगा, कोई ना कोई आकर के ड्रोन कहीं ना कहीं मार देगा, बट वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाएगा। एंड आई थिंक पीपल विल टेक दैट रिस्क, राइट। अगर किसी का तेल चला जाता है, कोई इंश्योरेंस होता है और दीज कंपेंसेटेड, आई थिंक दे विल ऑल टेक रिस्क। सो वो चलेगा भाई। आफ्टर ऑल पायरेसी चल रही थी सोमालिया के उसके अंदर, फिर भी तेल के कहते हैं चल रहे थे। वी ऑल नो कि हम लोग तो आर्मी में हैं, और कितने सिविलियन उधर बॉर्डर के ऊपर हैं। जब सीज फायर चलता था, सीज फायर वॉयलेशन होते थे, तो डेली लाइफ इज टू रन, राइट। सो वो एक सिचुएशन आएगी जो चलेगा। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच विल डे। अगले एक हफ्ते के अंदर आप हार्मोन्स को देखोगे वो चलने लगे, ठीक है। सो एक जो प्रेशर है वर्ल्ड का ये बोलना कि उधर गदर है, वो खत्म हो जाएगा। सेकंड, जो रशियन ऑयल है, वो मुझे लगता है कि अब उसको दे विल अलाउ टू फ्लो ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। वो डील मेरे ख्याल से रशिया के साथ हो रखी है उन्होंने, और अभी ये उस डील के अंदर जो मेन डील का हिस्सा है, वो उनको ये बताया हुआ है कि तुमने यूरोपियन यूनियन को कैसे काबू लेके आते। वो ट्रंप और यू के बीच में चल नहीं रहा, ठीक है। रशिया यू के बीच में नहीं चल रहा। सो तुम्हारा दुश्मन और दो उसका दुश्मन तो दोस्त हो जाते हैं। सो ये जो दोनों हैं, ये गेम खेल करके यू को थोड़ा सा लाइन के ऊपर लेके आएंगे, जो अभी रास्ते पे नहीं था और नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है ईरान के बारे में, ईरान का जो रीजन है वो थोड़ा सा डिस्टेबलाइज रहेगा, रखा जाएगा, ठीक है। इसमें अभी कर्ड्स आएंगे, जब वो अपना ग्राउंड फोर्सेस के अंदर आएंगे, देयर बी हार्म, देयर बी सम डिग्री ऑफ क्योस। और मुझे लगता है कि एक जो कम्युनिटी है इनकी तबरेज के अंदर, एक्चुअली जब ये तबरेज कम हो जाएगा और तबरेज जब चेंज होगा, तो वहां पे पूरी जो हालात है वो बिल्कुल एक अलग हालात में हो जाएंगे। तो अब ईरान की जो फिजिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो थोड़ी चेंज होगी, ठीक है। सीरिया के अंदर कर्ड्स थे, उनको कर्ड्स ने बहुत हेल्प करी अमेरिकन की, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। और जो आईएसआईएस की जो वो जुलानी बना ली हैं, वो दे हैव टेकन द कंट्रोल, एसटीएस। ये एक तरीका होगा कि वो कर्ड्स को थैंक यू बोल सके, फेवर वापस कर सके उनका इलाका। Seems like it's 100% because कल बात हो रही है ट्रम्प की and all that. Yeah, वो कल नहीं बात हो रही है, वो ऐसे नहीं होता कि आज उठे और चल यार तो तुम चल पड़ो। ये सारे हाँ, ये 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 1 साल पहले ये पूरी बात हो रखी है और डील हो रखी है, सब चीजें सामने नहीं
कि तुमको ये ईरान का जो तुम्हारा इतना बॉर्डर का हिस्सा है, इराक, सीरिया और इसके अंदर, we'll give you Kurdistan and we'll give you enough oil का control and everything, don't worry. ठीक है. Next will be, the spot will be, so this is how it will remain, right? जब तक इरानियंस अपना कुछ कंट्रोल करके, कुछ पॉलिटिकल कुछ करके, वरना एक डिग्रेडेड regime will continue to be there. Otherwise, अगर इरानियंस खड़े हो गए, Do you expect a low grade war to continue? हाँ, तो ये तो they will fund. Americans will continue to fund something like what happened जो तालिबान के खिलाफ हुआ या तालिबान से पिछली बार हुआ, इवन इन इराक काफी दिन तक चलता रहा. ये इवेंचुअली जब ऐसा गदर होता है तो देश आपस में लड़ता मरता करता है, फिर एक समय आने के बाद में रिकंसाइल कर लेता है. जैसे तालिबान के खिलाफ कितने नेदरलैंड्स वाले लोग थे, बट वो सारे मारे गए, कुछ हो गया, फिर तालिबान का अपना कंट्रोल. So eventually America will not decide कौन बॉस होगा कौन नहीं होगा. People of Iran will decide, and I'm very sure जब एक वो रेडिकल एलिमेंट्स आउट होंगे, जो इनकी एक मॉडर्निटी वाले लोग सामने आएंगे, कुछ ना कुछ होगा जिससे एक स्टेबिलिटी 1 महीने में नहीं आएगी, कम से कम 5-6 साल, कई साल लगेंगे उसके. और ये फिर फैलेगा. ये भी मैं आपको बताऊं कि जो चल रहा है वो भी पाकिस्तान की तरफ आग लगेगी. ठीक है, जस्ट मैटर ऑफ टाइम. अगर रजीम रह गई तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी होगी. अगर रजीम नहीं रही तो शायद थोड़ा सा वहां पे सेक न लगे. Interesting. You know, ये बड़ा, I must say sir, this was a very 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 balanced and very very proper podcast. क्योंकि otherwise क्या है ना, everybody's got बहुत फ्लो हो गए हैं इमोशंस के अंदर. We need to look at it very objectively, right? And otherwise we will not be able to analyze this thing. And I mean, I thank you so much, and you've kind of literally you've put across a point very very clearly, and I'm thankful to you, because I've been trying to put across the same point, but आपकी तरफ से जब आएगा तो obviously it's going to make a much harder impact. Pro India first, rest this thing. And sir, I'm going to take you up. Bharat का क्या advantage होगा? We will do another podcast on this, so I'm going to leave that caveat right here, because I love that little cynical smile जो आपकी निकल रही है, which is going to be interesting. 3-4 साल थोड़ा सा trouble रहेगा, but I think after that will be all right. Thank you so much, sir. Always a pleasure talking to you. And Thank you. Audience, सबसे request है, please like and subscribe to the video, and of course share this with your friends and families, and don't forget to support the channel. Namaskar. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत.